दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के जाने माने अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी जी हैं और आज हम आपसे ये पूछने आए हैं, ये जानने आए हैं कि देश के अंदर अधिवक्ताओं के बीच एक चर्चा आम रहती है कि बार एसोसिएशन क्या है और बार काउंसिल क्या है, दोनों के अधिकार क्या हैं, दोनों के काम क्या हैं, इसको लेकर ऊहापोह की स्थिति अधिवक्ताओं के अंदर रहती है। और भी हम कई सवाल, कुछ तीखे सवाल भी पूछेंगे, लेकिन सबसे पहला हमारा सवाल सर आपसे यही होगा कि अधिवक्ताओं के बीच जो ये चर्चा का विषय बना रहता है और वो लगातार कभी जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे वो तरह तरह की बातें लिख देते हैं और उस पर ये होता है कि भाई ये तो एसोसिएशन का काम नहीं है, चाहे ये जो है बार काउंसिल का काम नहीं है। तो दोनों के बीच का अंतर थोड़ा आप बताइए जिससे कि अधिवक्ताओं के अंदर जो भ्रम है वो दूर हो। बार एसोसिएशन अपने बायलॉज से चलता है और बार काउंसिल एडवोकेट एक्ट के मुताबिक चलती है जी। सेक्शन 3 से बीसीआई, सेक्शन 6 से बार काउंसिल ऑफ यूपी, और उस बार काउंसिल ऑफ यूपी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिकार एडवोकेट एक्ट में और कर्तव्य निर्धारित हैं। जबकि बायलॉज में आप अपने मनोवांछित चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रार के यहाँ आप उसको पंजीकृत करा सकते हैं, तो वो बड़ा वाइड होता है, बड़ा विस्तृत होता है। बार एसोसिएशन की कोई अपीलेट अथॉरिटी बार काउंसिल नहीं है। एक इंडिविजुअल अधिवक्ता बार काउंसिल के अधीन है, लेकिन बार एसोसिएशन सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रार के समक्ष उत्तरदायित्व है उनका। हर वकील के लिए तो बार काउंसिल जिम्मेदार है, बार काउंसिल उसको सोचेगा, सुनेगा, समझेगा, दंडित करेगा, लेकिन बार एसोसिएशन के खिलाफ उनके अधिकार बड़े सीमित हैं। इस बात का अंतर आम अधिवक्ता नहीं समझ पाता। वो समझता है कि जिस तरह से बार एसोसिएशन कर्तव्य करता है उसी तरह से बार काउंसिल को भी कर्तव्य करना चाहिए। बार काउंसिल के कर्तव्य निर्धारित हैं। बार काउंसिल का कर्तव्य अधिवक्ताओं का पंजीकरण करना, अधिवक्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, अधिवक्ताओं के वेलफेयर स्कीम को सरकार तक पहुंचाना और सेमिनार करना। वो किसी भी स्थिति में इससे इतर नहीं जा सकते। प्रैक्टिकली हम उनकी मदद करते हैं, बार एसोसिएशन की प्रैक्टिकली हम इससे आगे भी जाकर अपना काम करते हैं, लेकिन निर्धारित कार्यों में एक कार्य हमारा नहीं है। ये भी बात है कि अब आप जो है बार काउंसिल का चुनाव होने वाला है, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है और आप एक बार फिर चुनावी मोड में हैं। आप लगभग, हमको लगता है कि 2 बार आप जो है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में आप सदस्य रहे हैं और वर्तमान में भी आप हैं भी, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी आप मेंबर हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपका कार्यकाल इसके पहले रहा, उस कार्यकाल में आपने अधिवक्ताओं के लिए क्या किया और अब जब आप चुनाव मैदान में फिर से एक बार उतरे हैं तो आपका एजेंडा क्या होगा? देखिए, बार काउंसिल के कर्तव्यों से हट करके सरकार पर यह दबाव बनाना कि वेलफेयर स्कीम्स जो सरकार के पास है, जो अधिवक्ताओं का ही पैसा सरकार के पास है, उसमें बार काउंसिल द्वारा जो योजनाएं दी गई हैं, जैसे 5 वर्ष तक के पंजीकृत अधिवक्ताओं को 3 वर्ष तक 5,000 रुपया प्रति माह के दर से यदि भत्ता दिया जाए तो उनको एस्टैब्लिश होने में सुविधा होगी। 70 वर्ष के अधिक अधिवक्ताओं को यदि जीवन निर्वाह भत्ता 15,000 रुपये प्रति माह दिया जाए तो ये उनके लिए सहूलियत होगी। इसके लिए धन कहीं और से खोजना नहीं है, किसी से मांगना नहीं है। अधिवक्ता वेलफेयर में हमारे टिकट से ही 4 अरब से अधिक की धनराशि एकत्र है। यह बात उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद की रिट याचिका में स्वयं स्वीकार किया है। लेकिन हम दबाव बनाते हुए भी हम तब पिछड़ जाते हैं जब हमारे बीच के ही लोग सरकार को गलबहियां बना करके और गलत राय देने लगते हैं। हम वहीं अपनी बात दबाव नहीं बना पाते। हमारा सारा दबाव निष्फल तब हो जाता है जब हमारे बीच के लोग सरकार से जुड़ जाते हैं। वो किसी न किसी रूप में जुड़ करके हमारी बातों को कमज़ोर कर देते हैं।
आप लंबे समय से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां तक हमको भी ये याद आता है कि लगभग 5 साल से ऊपर से आप ये वेलफेयर की बात चला रहे हैं। आप कहते हैं कि स्टाम्प के जो हमारे 4 अरब रुपए हैं, अगर वो मिल जाए तो इससे ये काम हो जाएगा, लेकिन कभी सरकार इस पर विचार नहीं करती है। आप एक बार योगी आदित्यनाथ के मंच पर भी इस बात को आपने बड़े मजबूती से रखा, लेकिन क्या इस सब के बावजूद कभी कुछ सरकार के तरफ से प्रपोजल नहीं आया है? देखिए, सरकारों को जब ये लगता है, जैसे हमारे ट्रक ड्राइवरों ने एक दिन में अपने आईपीसी में संशोधन करा लिया हिंदुस्तान में हड़ताल करके। देश की सरकार को ये लगा कि ट्रक ड्राइवर अगर काम नहीं करेंगे तो सरकार रुक जाएगी, सरकार का काम रुक जाएगा। हम उस तरह का दबाव नहीं बना पा रहे हैं। हम एक भी है, यूनिटी भी है, लेकिन फिर भी हम अपने लाभ लोभ में आकर के सरकार के साथ जुड़ जाते हैं और हमारी यूनिटी और एकता भंग हो जाती है। हम ये दबाव नहीं बना पाते। अगर ये दबाव बना दे तो हमारा ही पैसा हमें मिलना है, किसी और से नहीं हमें पाना है, हमारी योजना हो जाए। जैसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात आई, हमारे बार काउंसिल ने बना करके एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट को दे भी दिया, लेकिन गवर्नमेंट उसको लटकाए हुए है। वो इसलिए कि हमारे बीच में एकता खंडित हो जाती है रह करके। यह एकता अगर बनी हो और सरकार को यह लगे कि हमारी सरकार जा सकती है या हमारी सरकार पुनः नहीं बन सकती है, तभी यह सरकार हमारी ये बात मानेगी, अदरवाइज नहीं मान सकती। एडवोकेट एक्ट की आप बात कर रहे हैं कि आपने प्रपोजल भी आप लोगों की तरफ से तैयार है, और आपने ये भी बात किया कि हमारे ही बीच के कुछ अधिवक्ता पद के लालसा में या राज्यसभा या फिर वो विधानसभा या विधान परिषद में जाने के लालच में हो सकता है कि वो साथ ना आ रहे हो, या ऐसी बात हो सकती है। एडवोकेट एक्ट्स की अगर आपने बात की तो एडवोकेट एक्ट्स तो मान लीजिए किस तरह से काम करेगा, अगर वो लागू हो जाता है तो अधिवक्ताओं को क्या प्रोटेक्शन मिलेगा? और आज तो आप देख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में और देश के प्रमुख जो न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उनके ऊपर जूता उछाल दिया जा रहा है। नहीं, न्यायालय में जूता उछालने की घटना का हम समर्थन नहीं कर सकते। कोई भी सभ्य समाज इसको का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन हम न्यायाधीशों से भी विनम्र निवेदन करेंगे कि वे भी जो फैसला में चाहे लिखें, लेकिन फैसला से इतर जो टिप्पणी करने का उनका अभ्यास है, इसको रोकें और ऐसा न करें। फैसले में लिखेंगे, उस पर चर्चा होगी, लेकिन जो आप टिप्पणी करते हैं लेकिन फैसले का वो हिस्सा नहीं होता है, उससे समाज उद्वेलित होता है। इससे बचना चाहिए। फिर भी जूता की घटना का हम समर्थन नहीं कर सकते, कोई सभ्य समाज समर्थन नहीं करेगा, हम उसकी निंदा ही कर सकते हैं। कोई सभ्य समाज भी उसका समर्थन नहीं करेगा और देश भी नहीं समर्थन करेगा, क्योंकि देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। लेकिन सर, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपकी लड़ाई है अभी, उसमें आपने शायद अभी आप बता नहीं पाए या ध्यान से उतर गया होगा, आपका एजेंडा है क्या? हमारा एजेंडा लगातार स्पष्ट है। हमारा एजेंडा है कि अधिवक्ताओं में भी एक योग्यता प्रभावी हो। हमारा एजेंडा स्पष्ट है कि उनके वेलफेयर की स्कीमों को हम लागू करा सकें, उनके लिए मानदेय दिलवा सकें, जीवन निर्वाह भत्ता दिलवा सकें, आयुष्मान में उनको जोड़ा जा सके। जितनी भी वेलफेयर स्कीम कॉमन आदमी को होती है वेलफेयर स्टेट के द्वारा, वो उपलब्ध करा सकें, और उनकी योग्यता के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराएं, उनको शिक्षित कराएं, उनके ज्ञानवान बनाएं। ये हमारे सारे एजेंडे में जुड़े हुए हैं, जिसको हम लगातार करते भी रहते हैं। आज जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, आज लोग जो है सोशल मीडिया के तरफ आकर्षित हुए हैं। अब जो है ये जो आया गवई साहब के ऊपर जो प्रयास हुआ, इस तरह से अभद्रता की जो प्रयास हुई, इसका आपने खंडन भी किया, लेकिन आज जिस तरह से वो लोग कमेंट कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं बीसीआई को और सुप्रीम कोर्ट के जज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कौन लोग हैं इस तरह से कर रहे हैं और ये किसके बहकाव में है? हम लोगों की सबसे बड़ी बात यह है कि हम हर चीज को जाति से जोड़ देते हैं जी। हमने जाति से जोड़ करके ट्रोल करना शुरू किया, तो फेंकने वाले ने कह दिया कि नहीं साहब, हम भी उसी जाति के हैं, अब ट्रोल करिए। सर, वो कह रहे हैं वो कि हमको रात में सपना आया था और ईश्वर ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमको चुप नहीं रहना चाहिए। जातियों से विषय को हम जोड़ना जब तक जारी रखेंगे, हम ट्रोल होते रहेंगे और ट्रोल होकर रहेंगे।
जी। जाति और धर्म से हमको इसको नहीं जोड़ना पड़ेगा। ये सर्वोच्च कुर्सियां हैं, इनका सम्मान अलग है, इन सम्मान को अक्षुण्ण रखना पड़ेगा, तभी हमारे देश को चलाने में सुविधा होगी। ये सर्वोच्च संस्थाएं हैं, इन पर घात प्रतिघात से बचना चाहिए। सोच करके अगर आदमी जो है केवल उसके मन में इस तरह की भावना आ जाए और जाकर के इस तरह की घटना को अंजाम दे दे, तो इसको ये नहीं कहा जाएगा कि ये पूरी तरह से वो कहीं से न कहीं से मानसिक रूप से वो जो है विक्षिप्त है या मानसिक संतुलन उस खो बैठा है। अब जैसा कि उसकी बातचीत से लगा, वो विक्षिप्त तो नहीं लगता। 71 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति, ऐसा कुछ नहीं लगता और जरूर उद्वेलित है। हम दोषी अगर इसको मानेंगे तो समाज के उन लोगों को दोषी मानेंगे जो उन्माद फैलाने में पहले से तैयार थे। जो वर्तमान समय में जो उन्माद फैलाने वाले हैं, चाहे वो किसी धर्म में हों, वो जिम्मेदार हैं इसके लिए। उन्होंने उन्माद इस हद तक फैला दिया कि उन्मादी होकर के उस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया। उन्माद फैलाने वाले जिम्मेदार हैं। अगर किसी को निर्णय लेना होगा, किसी को दंडित करना होगा, तो उन उन्मादियों को दंडित करें जो उसके पीछे उन्माद फैलाते हैं। ये मान लिया जाए कि राजनीति आज जो है धर्म के ऊपर लोग कर रहे हैं, जो ये देश के लिए हितकर नहीं है। देखिए, देश के ऊंचे पदों से भी उन्माद फैलाया जा रहा है, इसको आप समझिए। भारत पाकिस्तान के मैच खत्म होने के 1 मिनट के बाद एक ट्वीट आता है। क्या जरूरत थी? और अगर आपको पाकिस्तान से दिक्कत थी तो पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की जरूरत क्या थी? और अगर खेल ही लिया आपने तो फिर बाकी चीजों के लिए नाटक क्यों? और फिर इस तरह का ट्वीट क्यों कि साहब ये हमने दूसरा सिंदूर कर दिया, आपने सिंदूर कर दिया? ये बचकाना हरकतें हैं। ये ऐसे उन्मादी क्रियाओं से, क्रियाकलाप से हमको बचना चाहिए। यही उन्मादी क्रियाकलाप अंततोगत्वा जाकर के इस तरह का परिणाम देते हैं जो हमारे लिए कष्टदायक होते हैं। चलिए सर, बस ये हमें आखिरी सवाल है कि ये आपका जो है बार काउंसिल का चुनाव कब है? और हम दोस्तों आपको बता दें कि ये बार काउंसिल का चुनाव एक बड़ा चुनाव होता है। ये पूरे प्रदेश लेवल का होता है, पूरे प्रदेश के अधिवक्ता इसमें मतदान करते हैं और एक इसकी प्रक्रिया और होती है। जब मतगणना होता है तो किसी विशेष एक दिन में नहीं हो जाता, ये महीनों चलता है। तो इस चुनाव का डेट आ गया है क्या? माननीय उच्चतम न्यायालय ने चुनाव 31 जनवरी के पहले करने के लिए कहा है, इसलिए चुनाव नजदीक है और सारा प्रयास उसके लिए जारी है। आपके प्रतिद्वंदी 300 लोग लड़ेंगे और प्रेफरेंशियल वोट का सवाल है। कोई प्रतिद्वंदी इसमें नहीं होता और कोई प्रतिद्वंदी हो ही नहीं सकता। इसमें अपना मत पाना है, प्रेफरेंशियल वोट पाने हैं, इसका परिणाम आता है। चुनाव लड़ना सबका अधिकार। हाँ, बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल लड़ें, खूब लड़ें, शौक से लड़ें। आपने हमारे YouTube चैनल द पत्रकार टीवी के लिए इतना समय निकाला, बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद।